नमस्ते जी, स्वागत है आपका तेजस सिविल्स में। इस एक वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंटरिम यूनियन बजट 24-25 का, और साथ ही साथ जो यूपी का फुल बजट था उसको हम कवर करने वाले हैं 24-25 का। तो पीवाईक्यूज़ के प्रिज्म से हम अगर देखें तो क्वेश्चन बहुत ही फैक्चुअल बनते हैं। तो कुछ अगर इकोनॉमिक सेक्शन पर्टिकुलरली फोकस किया जाए तो उसमें बजट है ना, और इकोनॉमिक सर्वे से कुछ फैक्चुअल चीज़ें। तो इकोनॉमिक सर्वे में भी ना जो चीज़ें होती हैं फर्टिलाइजर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें, अलग अलग जो स्कीम्स फ्लोट की गई हैं या कुछ फैक्चुअली डाटा फ्लोट किया गया है, उससे उठा के क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीपीसीएस में। और ख़ासकर लास्ट के 2 से 3 सालों में ये शेयर बढ़ा है इन क्वेश्चंस का। तो इस वीडियो में मैं बजट कवर करने वाला हूँ, और एक मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है टेलीग्राम चैनल पे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उसको आप पढ़ सकते हो अपने से, क्योंकि टाइम कम है। और कोशिश कीजिए कि अपना एक शॉर्ट फॉर्म तैयार करके उसको पढ़ लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट पहली बात तो ये है कि एंट्रीम बजट है ना, फुल बजट नहीं होगा। फुल बजट कब आएगा? तो जनरल जो इलेक्शन का रिजल्ट जब आ जाएगा तब ये आएगा। और 1 फरवरी को ये इसको प्रेजेंट किया गया था, किसके द्वारा? मिसेस निर्मला सीतारमन जी द्वारा, जो हमारी फिनेंस मिनिस्टर है। नेक्स्ट ये है कि कुछ कुछ चीज़ें जो हर साल पूछी जाती हैं, कहीं ना कहीं फ्लोट करती रहती हैं। वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल जो है ना, जो आपकी यूनियन बजट से रिलेटेड है, तो जितने भी हैं उनको मैंने एक साथ लाया है, उसको एक बार देख लेते हैं। तो पहला है आपका 112। 112 क्या करता है कि इट रिक्वायर्स दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू प्रेजेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो बजट कहीं पे भी मेंशन नहीं है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको पता होना चाहिए। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात होती है टू द पार्लियामेंट ऑन द लास्ट डे ऑफ फरवरी। ठीक, तो ये लास्ट डे ऑफ फरवरी पहले हुआ करता था, लेकिन अब कह सकते हैं कि इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अब फर्स्ट डे ऑफ फरवरी हो गया, शिफ्ट हो गया। तो ये हो गया आपका। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात किस में आती है? आर्टिकल 112 में। फिर आता है डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स की बात आती है। ठीक है, तो वो 113 में है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अप्रोप्रिएशन बिल। तो ये 114 का सब क्लॉज 3 में है। फिनेंस बिल, जो अगर बोला जाता है फिनेंस बिल किस में है, तो वो है आपका 110 सब क्लॉज ए में है। तो 113 का एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या है। तो ये क्या कहता है कि इट रिक्वायर्स दैट एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बी सबमिटेड इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स। ठीक, इसी तरह 265 क्या कहता है? तो 265 क्या कह रहा है? 265 कहता है कि इट प्रोवाइड्स दैट नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस में। ठीक, नेक्स्ट है आपका 266। तो इट प्रोवाइड्स दैट नो एक्सपेंडिचर कैन बी इंकर्ड एक्सेप्ट द अथोराइजेशन ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक, अब 266 की जब बात आ गई ना, 266 में फंड की भी नाम आता है, तो उससे भी क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट 3 टाइप्स ऑफ फंड ऑफ फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कौन कौन से हैं? पहला है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 266 में मेंशन है। फिर आता है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ये है आर्टिकल 266 में। दोनों के दोनों 266 में है। ठीक है, और तीसरा आपका है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो कि 267 में है। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से जो पैसा है वो प्रेसिडेंट के हामी, या फिर कह लीजिए उनके, जब वो ओके करेंगे चीज़ें, वो परमिशन देंगे, और फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो है उनके जो वो लुक आफ्टर करता है उस फंड को। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। बाकी ये दोनों चीज़ें जो है ना आपकी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ये पार्लियामेंट द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए हम अब आते हैं बजट पे। नेक्स्ट है आपका बजट हाइलाइट्स। तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, तो एक चीज़ देखते हैं, चलिए, है ना, इस फैक्ट को आराम से देखते हैं, क्योंकि यही फैक्ट्स आते हैं एक्चुअली में। तो गवर्नमेंट इज एस्टिमेटेड टू स्पेंड 47,65,768 करोड़ रुपया इन 24-25, जो कि 6% हाइयर होने वाला है देन द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 23-24। ठीक है, तो ये 6% ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा इस साल। ठीक है, फिर आता है इंटरेस्ट पेमेंट अकाउंट ऑफ, जो इसका पूरा जो पैसा एक्सपेंडिचर का, उसका उसमें इंटरेस्ट पेमेंट करीब करीब 25% है। ठीक है, और इसमें से रेवेन्यू रिसिप्ट जो की बात हो रही है वो है 40%। ठीक, नेक्स्ट आता है जीडीपी। जीडीपी की अगर बात करें तो गवर्नमेंट है एस्टिमेटेड अ नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ऑफ 10.5%। अब ये क्या है? 24-25 की बात हो रही है। अब क्या होता है, एक चीज़ और याद रखिएगा कि नॉमिनल और रियल में क्या होता है कि इन्फ्लेशन को हटाना होता है। ठीक है, तो इसलिए नॉर्मली क्या होता है, गवर्नमेंट्स नॉमिनल बताती हैं तो वो क्योंकि ज़्यादा दिखता है। अगर इसमें से हम इन्फ्लेशन माइनस कर दें, तो सपोज करें कि इन्फ्लेशन अगर 6% चल रहा है ना,
क्योंकि जो मॉनेटरी कमेटी पॉलिसी कमेटी का जो बनाई हुई है, आरबीआई के अंडर में कमेटी काम करती है, गवर्नमेंट ने बना रखा है, उसका जो टारगेट है वो 6% प्लस प्लस माइनस 2 है। ठीक, अब ये क्या होता है कि माफ़ कीजिएगा, प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 2 है, तो ये हो जाता है 6 से लेकर आपका 2 तक, 2 के बीच में इन्फ्लेशन फ्लक्चुएट करने का उनका रहता है, टारगेट रहता है। 6 से ऊपर नहीं जाने देंगे और 2 से नीचे नहीं जाने देंगे, क्योंकि दो भी आपके लिए इन्फ्लेशन बहुत ज़रूरी होता है कम इस किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए। ठीक, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आता है डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट जो है 23-24-25 का, वो टारगेट किया गया है 2%, जो कि लोअर होने वाला है। पहले पिछले साल क्या था कि 2.8 था। ठीक है, इसी के साथ फिजिकल डेफिसिट जो बात हो रही है 24-25 का, उसका टारगेट रखा गया है 5.1% ऑफ जीडीपी, जो कि पिछले साल था 5.8% ऑफ जीडीपी। यानी अब इम्प्रूवमेंट हो रहा है इकॉनमी में आफ्टर द जो हिचकअप क्रिएट हुआ था आपके कोविड की वजह से, उसमें रिकवरी हो रही है इकॉनमी की। नेक्स्ट आता है पॉलिसी हाइलाइट्स, देखते हैं। तो पॉलिसी हाइलाइट्स में फर्स्ट है रेलवे। रेलवे बहुत बड़ा फोकस रहा है रिसेंट में, कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर नज़र से देखा जाए तो बहुत बड़ा फोकस रहा है गवर्नमेंट का। तो एक बार इसमें देख लेते हैं। तो 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर्स प्रोग्राम विल बी इम्प्लीमेंटेड। दीज आर एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर्स। नेक्स्ट आता है पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, और नेक्स्ट है आपका हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर्स। तो 40,000 नॉर्मल ट्रेन बोगीज विल बी अपग्रेडेड टू, ये याद रखिएगा कि 40,000 की बात हो रही है। 40,000 जो नॉर्मल बोगीज, रेल बोगीज है ना, जो आप क्या कहते हैं स्लीपर वगैरह हैं, उनको वंदे भारत के स्टैंडर्ड पे चेंज कर दिया जाएगा, वंदे भारत को। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हल्के से इन्वेस्टमेंट में जो गवर्नमेंट नॉर्मली जो चार्ज हो रहा है पर टिकट का कॉस्ट था, जो कम हुआ करता था, उसको बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन एट द सेम टाइम जो पैसेंजर की सिक्योरिटी और कंफर्ट भी सेफ्टी और कंफर्ट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट फोकस है आपका हेल्थ में। तो वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर, ये फोकस में रहा है ना। अभी बहुत ही स्टूपिड कैंपेन भी किसी सो कॉल्ड कह लीजिए सोशल मीडिया सेलिब्रिटी ने चला रखा था, तो इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। तो ये विल बी इंकरेज्ड फॉर गर्ल्स बिटवीन 9 to 14 ईयर ऑफ एज। ठीक है, एक नया प्लेटफॉर्म लाया गया है यूविन के नाम से, विल बी रोल्ड आउट टू मैनेजिंग इम्यूनाइजेशन अक्रॉस द कंट्री। ठीक, अब दूसरी बात आती है हेल्थ केयर कवर की। ठीक है, तो आयुष्मान भारत स्कीम विल बी एक्सटेंडेड टू ऑल आशा वर्कर्स, है ना, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स। ठीक, तो इस चीज़ को आयुष्मान भारत स्कीम आपका होमवर्क बन जाता है, एक बार पॉज करके तुरंत ही देख लो ना, क्या दिक्कत है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम, एनर्जी सेक्टर है। तो रूफटॉप सोलराइजेशन ऑफ 1 करोड़ हाउस होल्ड्स। ठीक है, तो ये चीज़, ये भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1 CR हाउस होल्ड की बात हो रही है। ठीक है, विल बी टेकन अप। अब रिसेंटली एक पीएम साहब ने जब प्राण प्रतिष्ठा किया, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसमें जब सम्मिलित थे वो, नेक्स्ट डे या फिर उस दिन शाम को उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी, वो आपका होमवर्क है सर्च करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है टू अचीव नेट जीरो बाई 2070। अब ये पंचामृत का पॉज करके आप ये सर्च करो कि पंचामृत क्या था, उसमें नेट जीरो एमिशन की बात की गई है बाय 2070। ठीक है, तो वो आपका होमवर्क बन जाता है। नेक्स्ट है आपका ब्लेंडिंग ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस इन CNG एंड PNG विल बी मैंडेटेड इन फेज्ड मैनर। अब एथेनॉल ब्लेंडिंग आपका होमवर्क बन जाता है, कितना % है हमारे वहाँ। ठीक है, तो एथेनॉल का क्या क्या रोल है, कहाँ से एथेनॉल निकल रहा है, बागासेस और मोलासेस का रोल आ जाता है, पॉज करके वो देख लो। ठीक, नेक्स्ट आता है इसी में ही, कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन कैपेसिटी ऑफ 100 मेट्रिक टन विल बी इंस्टॉल्ड बाय 2030। कोल गैसिफिकेशन में एक चीज़ तुमको पॉज करके, बस पॉज करके हल्का सा देख लो, कोल गैसिफिकेशन होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम एग्रीकल्चर पे। तो एग्रीकल्चर में क्या क्या बोला गया है, पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल बी प्रमोटेड। ठीक है भाई, इन पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़। अब पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है, तो एग्रीगेशन, स्टोरेज, सप्लाई चेन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ये सारा हिस्सा ना फूड प्रोसेसिंग में भी आता है। ठीक है, तो वो मेंस की बात हम बाद में देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ नैनो DAP फर्टिलाइजर। अब नैनो इज विल बी एक्सपेंडेड इन ऑल एग्रो क्लाइमेटिक जोन। अब यूपी में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, ये सर्च कर लेना। दूसरी बात ये कि नैनो DAP के बारे में मैंने अभी फर्टिलाइज़र के बारे में कुछ पॉइंट्स मेंशन किया है, जो एग्रीकल्चर वाले PDF में है, तो उसको पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अ प्रोग्राम विल बी फॉर सपोर्टिंग डेयरी फार्मर्स विल बी फॉर्मुलेटेड। PM मत्स्य संपदा योजना विल बी एक्सपैंडेड टू एनहांस एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी फॉर
फ्रॉम 3 to 5 टन्स पर हेक्टेयर। नेक्स्ट है डबल सी फूड एक्सपोर्ट्स टू 1 लाख करोड़ रुपीज़। और नेक्स्ट है जनरेट 55 लैक्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ये सारे के बारे में ना कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किया हुआ है उसी पीडीएफ में, उसको आप पढ़ लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, जो मैंने शेयर कर रखा है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च के बारे में कुछ हुआ है। टू encourage द प्राइवेट सेक्टर टू स्केल अप रिसर्च एंड इनोवेशन, अ कॉर्पस ऑफ 1 लाख करोड़ रुपीज विल बी सेटअप। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 0 पॉइंट समथिंग परसेंट ही टोटल जो पार्ट ऑफ टोटल जीडीपी जो है वही कह लीजिए एक्सपेंडिचर है हमारा रिसर्च में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में देखते हैं। तो एक चीज़ बहुत ही कह लीजिए कि आई कैचिंग थी इस साल की, कि एलोकेशन इज एस्टिमेटेड टू डिक्रीज बाई 2348 करोड़, जो कि 0.8% ऑफ जीडीपी होने वाला है इस फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, तो दिस इज मेनली ऑन अकाउंट ऑफ अ डिक्रीज इन द एलोकेशन टुवर्ड्स अक्रॉस स्टोर्स। ठीक है, द एग्रीगेट एलोकेशन टुवर्ड्स स्टोर्स इज इतना, ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि स्टोर्स में कितना होने वाला है, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि डिफेंस में सेक्टर में करीब 0.4% का ऑफ जीडीपी 0.4% ऑफ जीडीपी का एक्सपेंडिचर कम किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज। तो 24-25 में टोटल एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज एस्टिमेटेड टू बी 9,723 करोड़। ठीक है, तो ये डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज ऑफ 7% फ्रॉम रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 23-24। इसमें भी 7% की गिरावट देखी गई है एलोकेशन में। अब आता है कौन सी मेजर स्कीम्स है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पैसे एक्सपेंडिचर या फिर एक्सपेंड करेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है कि मनरेगा माफ़ कीजिएगा, हैज़ द हाईएस्ट एलोकेशन, है ना, और ये कितना होने वाला है 86,000 करोड़। फिर आता है प्रधानमंत्री आवास योजना, हैज़ द सेकंड हाईएस्ट एलोकेशन इन 24-25, जो कि है आपका 80,671 करोड़, है ना, और इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज ऑफ 49.1 ओवर, ये बहुत करीब 1.5 गुना बढ़ा हुआ है ना, सबको मतलब आवास प्रोवाइड करने में। इसमें आपका अर्बन और आपका रूरल दोनों आता है। ठीक है, फिर आता है जल जीवन मिशन, हैज़ द थर्ड हाईएस्ट लोकेशन इन 24-25, जो कि है आपका 70,163 करोड़, और एन इंक्रीज ऑफ 0.2 ओवर द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 23-24। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसमें एक और है, पीएम किसान को दिया गया है करीब 60,000 करोड़, है ना, और ये लगभग उतना ही है। तो ये टॉप 4 हैं आपके, कि जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इतना फैक्ट अगर आप मतलब, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, रिटेन करना भी तो बहुत ज़रूरी है, तो मुझे लगता है कि ये 2 पेज की पीडीएफ आप पढ़ लेना, को चांसेस हैं कि इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं यूपी बजट पे। तो अब हम आ चुके हैं यूपी बजट के बारे में। तो ये पहली बात तो ये कि अब तक का सबसे बड़ा बजट है ना, कितना बड़ा बजट है। तो 23-24 की अगर बात करें तो उसमें 6.90 लाख करोड़ का वो बजट था। ठीक है, और उससे 6.7% इंक्रीज हुआ है, 7.36 लाख करोड़ का ये बजट है। ठीक है, तो ये फैक्चुअली आपको पता होना चाहिए कितने का बजट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टोटल एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है। तो टोटल एक्सपेंडिचर में 2 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल क्या सीखते हैं, नए चीज़ों को क्रिएट करने के लिए किया जाता है, जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, आपके कह लीजिए फैक्ट्रीज़ हो गई, या फिर फैक्ट्रीज़ तो गवर्नमेंट क्यों ही लगाएगी, लेकिन आपको कह लीजिए कि जैसे स्कूल्स खोल रही है, एकलव्य स्कूल की बात हो रही है, पीएम अटल स्कूल की बात हो रही है, रेजिडेंशियल स्कूल्स की बात हो रही है, ये सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं। ठीक, तो इसमें देख लेते हैं, रेवेन्यू में 5.33 लाख करोड़ और कैपिटल में 2.03 लाख करोड़ है। नेक्स्ट आता है टोटल रिसिप्ट, कहाँ से पैसा आ रहा है। तो टोटल पैसा कितना आया, 7.21 लाख करोड़ आया। तो 2 तरह के होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। ठीक, तो रेवेन्यू से सबसे ज़्यादा आया 6.07 लाख करोड़ और कैपिटल से आया 1.14 लाख करोड़। ठीक है, अब ये रेवेन्यू सरप्लस है, कितना सरप्लस है हमारा, तो 2.97% ऑफ जीएसडीपी। और एट द सेम टाइम हमने एक चीज़ देखा था ना कि अब रिवाइज एस्टिमेट के तौर पे 5.1% फिजिकल डेफिसिट होने वाला है यूनियन बजट का। हमारी यूपी में ये होने वाला है कितना, 3.46% ऑफ जीएसडीपी, यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो रही है। ठीक है, और डेट की बात तो एस्टिमेट किया गया है
कि 8.1 लाख 8.17 लाख करोड़ रहेगा इस समय डेट, इस मतलब एस्टिमेटेड है, जो कि तिगुना बढ़ चुका है अगर हम कंपेयर करें 3 साल पहले से, तो 3 से 4 साल पहले, ठीक है। तो ये होने वाला है 32.7% ऑफ जीएसडीपी। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से, ये दोनों पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको, मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, वीडियो बाद में बना रहा हूँ कि क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोग वीडियो देख के हो सकता है ना कि पिक्टोरियली चीज़ें याद रह जाती हैं, कोई बोलता है कुछ समझाता है तो याद रह जाती हैं, तो मैं इसलिए बना रहा हूँ, अदरवाइज वो ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे चीज़ें खत्म हुई, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब एक चीज़ आती है कि यार पैसा आ कहाँ से रहा है, ठीक है। तो वेयर डज रूपी कम्स फ्रॉम, तो 5 टॉप सोर्सेज की बात करेंगे कि यूपी गवर्नमेंट को कहाँ से पैसा मिल रहा है। तो ये आता है स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू, ये है 37.1%। और मेजर चीज़ जो आती है, मेजर पैसा कहाँ से आ रहा है, वो आता है आपके स्टेट जीएसटी से, ठीक है। उसके बाद आपका एक्साइज से आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका सेकंड क्या है, सेंट्रल टैक्स ट्रांसफर आता है। तीसरा है तो पब्लिक डेट रिसीट से आता है। चौथा है सेंट्रल ग्रांट इन एड से आता है। और लास्ट आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू जो कि है 3.4%, ठीक। इसी के साथ नेक्स्ट पे देखते हैं, तो वेयर डज द रूपी गो, कहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है, सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ कर रही है गवर्नमेंट, तो ये है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 21%। तो रिसेंटली जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो क्रिएट होते हुए गवर्नमेंट के बिहाफ पे, वो यही है कि गवर्नमेंट बहुत अच्छे से स्पेंडिंग कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सैलरी, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, इसीलिए गवर्नमेंट परेशान रहती है कि ना दिया जाए तो कुछ कहीं और खर्चे हो जाए, है ना, कि नौकरी ना दी जाए भैया, तो यही पैसा बच जाएगा। नेक्स्ट आपका अदर एक्सपेंडिचर में बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, निटिग्रिटीज़ में ना ही जाए तो ही बेहतर है अभी आज के दिन में प्रीलिम्स में। नेक्स्ट आता है सैलरी, जो कि एडेड इंस्टीट्यूशंस के एम्प्लॉय को, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस हैं ढेर सारी, ठीक है, तो उनके एम्प्लॉयज़ को दी जाती है। और लास्ट में आता है पेंशन, जो है आपका 11.7%, ठीक। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि टॉप 3 डिपार्टमेंट्स विच हैव बीन एलोकेटेड द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रुपीज़ इन बजट 24-25, ठीक है। तो पहला है आपका प्राइमरी एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो टीचर रिक्रूटमेंट हो, हर तरह से, है ना। एक स्कीम भी चलाई गई ना प्रोजेक्ट अलंकार करके, तो उसमें डिजिटल बोर्ड्स प्रोवाइड की जा रहे हैं, सीटिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी, टॉयलेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जा रहा है। तो उसके लिए आपके लिए 76,035 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका एनर्जी, तो रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस है गवर्नमेंट का, साथ ही साथ पावर जनरेशन पे भी फोकस है, उस पर है आपका 57,071 करोड़। नेक्स्ट आता है पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिसिंग में तो मतलब अब क्या ही पुलिसिंग की बात की जाए, पेपर आउट हो गया ना, तो अब लेकिन फिर भी है ना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस बहुत इंप्रूव हुई हैं। ओवरऑल आप कह लीजिए कि फॉरेंसिक पुलिसिंग हो गई, आपका डिजिटल पुलिसिंग हो गई, तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। आपने इसका एक टेस्टिमनी ये है कि कह लीजिए कि टेररिस्ट अटैक पिछले कुछ सालों में हम नहीं देखे हैं, दंगे नहीं देखे हैं स्टेट में, ठीक है। तो उसके लिए 39,561 करोड़ अलॉट किया गया है। अब आता है कि टॉप 3 स्कीम्स की बात करते हैं जहाँ पे पैसा एलोकेट किया गया है। तो हमने देखा था कि सेंट्रल में तो 3rd नंबर पे था, लेकिन यूपी में पहले नंबर पे है, तो वो है 22,000 करोड़ जल जीवन मिशन को अलॉट किया गया है। सेकंड है आपका सर्व शिक्षा अभियान, पढ़ाई पे ध्यान दिया गया है, ठीक है, तो 21,310 करोड़ अलॉट किया गया। और थर्ड आता है आपका पेंशन, जिसमें 12,620 करोड़ अलॉट किए गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा हम और फैक्चुअल थोड़ा चीज़ें देख लेते हैं कि बजट में कुछ चीज़ों की बात की गई। क्या बात की गई कि यूपी कहाँ कहाँ पे रैंक 1 है कुछ कुछ स्कीम्स के इम्प्लीमेंट करने पर, सारे के सारे आपका सेंट्रल लेवल की स्कीम्स हैं। तो उसमें कौन कौन सी है, मुद्रा योजना, पीएम मुद्रा योजना, फिर आता है पीएम जनधन योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम अटल योजना, अटल पेंशन योजना। इसमें यूपी को नंबर 1 रैंक मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड कहाँ कहाँ मिला हुआ है, तो जीवन ज्योति योजना और डीबीटी ट्रांसफ़र जो है ना, जो जितना इफिशिएंटली लोगों तक लास्ट टाइम तक तो मतलब जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, तो वो लास्ट बेनिफिशियरी तक जहाँ तक पैसा पहुँचने की जो बात आती है, उसमें यूपी सेकंड नंबर पे है। नेक्स्ट आता है कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स निकालती है, कौन निकालता है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो की बात की जाए 2022 का डाटा आया है, 2 डाटा हैं, उसमें यूपी 7th रैंकिंग पे है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लीड्स इंडेक्स की बात की जा रही है,
तो इसमें यूपी 6th रैंक पे है। अब कुछ कुछ आते हैं, बात करते हैं कि यूपी बजट में कहाँ कहाँ पे कितना एलोकेशन किया गया। ठीक है, तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं जल जीवन मिशन में भैया सबसे ज़्यादा 22,000 करोड़ की बात हो रही है। लेकिन अगर हम सबकी तो बात करना थोड़ा सा मतलब हो जाएगा ना कि तो रीडिंग हो गई, तो वो भी कर सकते हो आप, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हम ध्यान देंगे। नोएडा एयरपोर्ट के लिए 1150 करोड़ दिया गया। अब न्यू टाउनशिप की बात की जाए तो 3,000 करोड़ की बात की जा रही है। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस की बात की जाती है, हो सकता है क्वेश्चन बने इस बार, है ना, इसमें 914 करोड़ अलॉट किए गए हैं। नेक्स्ट आता है अयोध्या एयरपोर्ट की बात की जा रही है, फेज़ 2 की बात की जिसमें 150 करोड़ दिए गए हैं। अब आता है रिलीजियस कॉरिडोर्स की बात की गई, तो इसमें 1750 करोड़ की बात हुई है। महाकुंभ होगा प्रयागराज में, उसके लिए 2500 करोड़ की बात देने की बात की गई है। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा कि ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, उसके लिए 800 करोड़ देने की बात हुई है। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा अलॉट किया गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा ब्लर दिखेगा आपको, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस पर डिस्कशन हो क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो पहला चीज़ क्या है कि इसमें सेक्टर का दिया गया है ना, 22-23 में क्या था, फिर 23-24 में क्या हुआ उसको रिवाइज करके, और फिर 24-25 में क्या हुआ। तो मेन फोकस क्या है ना कि परसेंटेज चेंज फ्रॉम रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 23-24 टू बजट एस्टिमेट ऑफ। तो एक चीज़ पता होना चाहिए कि रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है ना कि थोड़ा सा रिवाइज किया जाता है चीज़ों को, टारगेट को रिवाइज किया जाता है, और बजट में थोड़ा सा एक टारगेट सेट किए जाते हैं, वो की बात की जा रही है। ठीक है, और क्या बजट में प्रोविजंस रखे गए हैं 24-25 में। ठीक, तो एजुकेशन स्पोर्ट्स, ठीक है, आर्ट्स एंड कल्चर की बात की जा रही है, तो 55% इंक्रीज हुआ है। ठीक है ना, अगर बजट की बात की जाए तो 23-24 से 24-25 में, तो 1856 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स इन समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, फिर एनर्जी की बात आती है, तो एनर्जी में क्या हुआ है कि -11% से गिरावट देखी गई है, तो 16,400 करोड़ हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन पावर सब्सिडी। ठीक है, और 1800 करोड़ ग्रांट है बीन एलोकेटेड टू यूपीपीसीएल फॉर टैरिफ सब्सिडी। ठीक है, तो इसलिए इसमें कमी देखी गई है। फिर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आता है 4% का इंक्रीज है। ठीक है, तो स्कीम किसकी बात की गई है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की बात की गई है, 400 करोड़ की बात की गई है इसमें, फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर अंडर आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन की बात की गई है। अब रोड्स एंड ब्रिजेस की बात हो रही है, 2% इंक्रीज है। ठीक है, पुलिस की बात की गई 30% का इंक्रीज है ना, तो 23,580 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड टुवर्ड्स पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस। ठीक है, और 4404 करोड़ एलोकेटेड टुवर्ड कैपिटल आउटलेन पुलिस। कैपिटल आउटलेन मतलब कि पुथाने बनाए जाएंगे, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर, नए नए फैसिलिटीज़, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, उनके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है रूरल डेवलपमेंट, तो इसमें 16% की इंक्रीज की गई है, और 5,060 करोड़ है बीन एलोकेटेड टुवर्ड्स मनरेगा। इसी तरह से 1953 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड टू पीएम अन्य योजना। ठीक है, ग्रामीण की बात की गई है। ठीक है, आवास योजना है, माफ़ कीजिएगा। फिर आता है आपका सोशल वेलफेयर न्यूट्रिशन की बात की गई है, इसमें 12% का इंक्रीज है, और इसमें 5 या 6 करोड़ की बात हुई है किसमें, टुवर्ड्स ओल्ड एज फार्मर्स पेंशन की बात हुई है। फिर आता है वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, 20% का इंक्रीज है, हम देख चुके हैं सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एलोकेशन जल जीवन मिशन को दिया गया है। फिर आता है अर्बन डेवलपमेंट, इसमें कमी देखी गई है, तो अर्बन डेवलपमेंट में पैसा कम अलॉट हुआ है। नेक्स्ट आपका इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, इसमें भी 16% का इंक्रीज है, और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए 132 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो इस तरह से हमने पूरा ये डेटा देख लिया। थोड़े से और कुछ फैक्ट्स हैं वन लाइनर, वो भी देख लेते हैं। तो बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया जाएगा ऑन द लाइंस ऑफ नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा। ठीक है, तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका मतलब फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, और इसका हेडक्वार्टर रखा गया है झांसी। नेक्स्ट है आपका बजट के हिसाब से 8.32 करोड़ वर्कर्स ऑफ यूपी हैव बीन रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम पोर्टल है, और उसमें जो कि किसी भी स्टेट से हाईएस्ट है। नेक्स्ट है आपका बजट हैज सेट टारगेट ऑफ 5.1% एग्रीकल्चर ग्रोथ। ठीक है, किस में, फाइनेंशियल ईयर आपका 24-25 में। नेक्स्ट है आपका यूपी गवर्नमेंट हैज सेट सो फार बीन सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग अबाउट 6 करोड़ लोगों को
पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाला है, और ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो निकालती है नीति आयोग, उसका डेटा है ये, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन जो डेटा देखा गया है वो है आपका उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है यूपी में, वो सबसे कम देखा गया है, वो है आपका 2.4%, जो कि पहले हुआ करता था 19.4%, जो कि 16-17 की बात हो रही है। तो जब पहली बार गवर्नमेंट पावर में आई थी, योगी गवर्नमेंट, उससे कंपैरिजन की जा रही है। अभी कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि जो रोड पे रियलिटी है वो तो बहुत ख़राब है, क्या ही कमेंट किया जाए, ठीक। तो नेक्स्ट आपका देखते हैं, यूपी बिकम्स द 4th स्टेट टू हैव अ सेमी कंडक्टर पॉलिसी आफ्टर गुजरात, उड़ीसा एंड तमिलनाडु, ठीक। तो यूपी ने अपना सेमी कंडक्टर पॉलिसी ला रखा है, उसके बारे में मेंस में देखने लायक है। यहाँ पे तो कुछ क्वेश्चन बन नहीं सकता, लेकिन ये फैक्चुअल डेटा हमें पता था। तो इसी के साथ हमने यूपी बजट और एंटरिम यूनियन बजट जो आ रखा था वो भी हमने देख लिया। तो मेजरली इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। हाँ, एक पीडीएफ की मैं बात कर रहा हूँ बार बार, उसमें मैं एक बार मतलब कैसे सरसरी निगाह दिखा देता हूँ। अगर आपको इसके आगे नहीं देखना तो यहीं पॉज करके आप बाहर निकल सकते हो, और मैं उस पीडीएफ को एक बार सरसरी निगाह से दिखा देता हूँ उसमें क्या क्या है। तो इस पीडीएफ में मेजर फोकस क्या है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी फैक्चुअल डेटाज हैं उनको एक जगह लाया जाए, और रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे में जितनी भी चीज़ें बात की गई हैं उसको भी एक जगह लाया जाए, ठीक है। तो आपको एग्रीकल्चर सेंसस के बारे में बात की जाएगी, यहाँ पे इंडेटनेस के बारे में बात की जाएगी, हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंड होल्डर्स के बारे में बात मिलेगी आपको, कहाँ कहाँ पे हैं। फिर इंडिया से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के बारे में बात मिलेगी आपको, और किस किस एरिया से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, किस किस कंट्री में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट कहाँ से किन किन सेक्टर्स का होता है, ठीक है। तो इंपोर्ट्स कहाँ से होता है और किस किस कंट्री से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है, इस बारे में भी आपको मिलेगा। फिर आपको थोड़ा सा यूरिया के बारे में जानने को मिलेगा, क्या क्या यूरिया के बारे में है। फिर आपको एमएसपी के बारे में भी थोड़ा सा मिलेगा, कौन सी कमेटी इन्वॉल्व है, ठीक है। कितना कितना है, ये आपका होमवर्क है कि इस समय एमएसपी किस पे क्या चल रहा है। डेयरी सेक्टर के बारे में मेंशन किया है मैंने यहाँ पे कि कितना कितना क्या क्या फैक्ट इन्वॉल्व है उसमें। फिशरी सेक्टर के साथ मैंने इन्वॉल्व हुआ है कि कितना ज़्यादा क्या क्या फैक्ट हमें पढ़ने की ज़रूरत है। फिर नेक्स्ट आता है कि कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है फिशरीज़ की अगर बात की जाए। हॉर्टिकल्चर के बारे में मैंने यहाँ पे कोट कर रखा है। फिर यूरिया आता है आपका, है ना, कि यूरिया में क्या क्या फैक्ट्स हमको देखना है। फिर आपको इसी तरह से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के बारे में मैंने बात कर रखा है। फिर कॉफ़ी के बारे में बात कर रखा है आपसे कि क्या क्या क्वेश्चन क्योंकि बन जाता है यूपी में, है ना, यहाँ पे। तो इसी के साथ ये चीज़ें मैंने मेंशन कर रखी है। थोड़े एक दो जो मेजरली स्कीम्स की बात की गई हैं इकोनॉमिक सर्वे में, उसको भी मैंने कोशिश किया है कि वो यहाँ पे आपके सामने दिखे, ठीक है। तो बहुत बड़ा पीडीएफ नहीं है, 2 पेज का है। फर्स्ट रीडिंग बहुत जल्दी मारना, और कोशिश करना कि जितना हो सके मल्टीपल रिवीजन पे फोकस करना, क्योंकि एक बार में सारे फैक्ट रिटेन करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। और तीन रिवीजन का टारगेट लेकर चलो, आपका आराम से प्रॉब्लम्स निकलेगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।